नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहला को ढंग से कंप्लीट किया था। वहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था कि इसे कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप जाके देख लें और एक सीक्वेंस वाइज आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी करें, उसको ढंग से तैयार करें। तो आज का जो दूसरा चैप्टर, इसका नाम क्या है, गति। इस चैप्टर से इसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में। बीपीएससी का जो साइंस वाला एरिया होता है 30-40 क्वेश्चन उसमें पूछता है, या फिर किसी और एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो या दरोगा देख लीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उन सारी चीज़ों में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें यहाँ पे राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे अदिश राशि के कुछ उदाहरण हैं: द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। पिछले दफ़ा शायद 65वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया था, जो भी एग्ज़ाम दिए हों आप लोग, कि दाब क्या है, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो उसी टाइप से एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। आप प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक पॉइंट को आप ढंग से तैयार करें। अब देखिए, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था, दाब क्या है, ये अदिश राशि है। बीपीएससी में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस एरिया से प्रश्न पूछेगा, लेकिन हाँ, इतना तो पता रहता है कि ये लूसेंट से बाहर रेयर केस में ही जाता है। करीब करीब लूसेंट में, खासकर साइंस एरिया, लूसेंट से सभी मिल जाते हैं। तो आप इसे ढंग का तैयार करें। चाहे आप, जैसे एग्ज़ाम आपका दरोगा होने वाला है, बिहार दरोगा का, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, 67वीं बीपीएससी आने वाला है, तो आप उसको ध्यान में रख के कवर कर सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सदिश राशि का। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दूरी। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, और ख़ासकर सदिश और अदिश में आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ने के साथ साथ ये खाम का कुछ अगर बोल देते हैं, तो इसे गलत मत समझिए। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ टेक्निक को कवर करना है या उसको कैसे याद करना है, उन चीज़ों को किस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसे आप इग्नोर करते जाएं, या फिर उसे आपको अच्छा लगे तो आप उसे अपने पे अप्लाई करें। अब बात आती है डिस्टेंस। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह क्या है, एक अदिश राशि है, और दूरी सदैव हमेशा क्या होता है, ये धनात्मक होता है, ना कि ऋणात्मक में, यानी निगेटिव में। कभी आप सुने कि वह माइनस में पीछे जा रहा है, हमेशा आगे बढ़ता है वो। आगे देखते हैं विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है, ये सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। विस्थापन तो पता ही है, सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, क्या है, मीटर है। अब बात आती है विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि मान लेते हैं विस्थापन हमेशा रहता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या इसमें सभी, तो आप आराम से इसमें सभी टिक कर सकते हैं। अब बात आती है चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बटे समय। यह क्या है, चाल एक अदिश राशि है, और इसका ही ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको याद कैसे रखते हैं, देखिए, अगर आप बाइक यूज़ करते हैं, करते ही होंगे, उसे हम लोग किलोमीटर में उसको मापते हैं कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या है। ऐसे ही ट्रिक्स मैं आपको हमेशा शेयर करते रहूँगा। जैसे मुझे पता है बाइक को किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर का सबसे छोटा मात्रक क्या है, जिसे हम लोग मीटर कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं
मीटर और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो हो गया मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक। ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। आप बस ध्यान में बाइक को लाइए तो ऑटोमेटिक ये याद आ जाएगा। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग क्या है, एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का वही है, मीटर प्रति सेकंड, और वेग का मीटर प्रति सेकंड। अंतर ये है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है, यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहा जाता है। अब बात आती है परिक्षेप्य गति। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को परिक्षेप्य गति कहते हैं और वक्र पथ को परिक्षेप्य पथ कहते हैं। आपसे इतना बड़ा एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि परिक्षेप गति सदैव किस टाइप से होता है, ये परवलयाकार होता है, ये पूछ सकता है। या धनुष से छूटा बांध, ये किसका उदाहरण है, प्रक्षेप्य का। हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोटा गोला आदि का मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये सभी परिक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। तो 2-3 उदाहरण है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जहाज से गिराया गया बम, ये अगर याद नहीं होता है तो आप जापान को याद कीजिए, अमेरिका को याद कीजिए। जापान, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा पे बम गिराया था, ये सब आपको पता है। और धनुष में अगर बात करें, धनुष से छूटा हुआ बांध, तो आप रामायण देखे ही होंगे। अब बात करते हैं आगे परिक्षेप्य गति। यह एक द्विविमीय गति है, अर्थात यह एक समतल में गति है। परिक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री कोण के ऊपर पर प्रक्षेपित करना होगा। एग्जाम में पूछेगा कि परिक्षेप गति को सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण से फेंका जाए। सिंपल बात है, अगर आप देखिए क्रिकेट खेलते होंगे तो आप 45 डिग्री के एंगल से अगर बल्ले घुमाते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉल दूर जाने का चांस है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ऐसे दोस्तों हम सारे ट्रिक्स को या कैसे याद करें, एक दूसरे से लिंक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 - थीटा दोनों के लिए 36 परास समान होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं करें, ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रक्षेपण कोण का मान कितना होता है, ठीक है। परिक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि परिक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण कितना होता है या कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री। अब बात करते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसे आगे देखें, यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसे गतिज को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। अब देखते हैं आगे इसका। जैसे देखिए डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, और बचपन में घुमाए होंगे आप। और घुमाने के समय डोरी अचानक से टूट जाती है तो पत्थर स्पर्शता रैखिकता उड़ जाता है। मान लीजिए एक ये पत्थर है, इसमें से ये यहाँ पे आप इसे कोई लड़का या कोई आदमी से घुमा रहा है पकड़ के, तो ऐसे घूमेगा। अचानक से अगर डोरी टूट जाए तो पत्थर ये ऊपर अचानक से उड़ जाएगा।
कैसा, रैखिकता। तो इसे आप समझ गए होंगे या फिर इसे आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, कोणीय वेग, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, जिसका सिंबल आप देख सकते हैं, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πr/n। इसे आप याद रखते हैं सिर्फ फार्मूला को, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे कभी काल इसका फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा कि रेखीय चाल क्या होता है, तो कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, न्यूटन का प्रथम गति नियम। हम सब ने पढ़ते हैं, 10th में आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, लेकिन उसे अभी भी पढ़ रहे हैं। वो पढ़ने का तरीका उस समय और अभी ये बिल्कुल अलग है। चलिए सबसे पहले बात करें कि भौतिक के पिता किसे कहा जाता है, न्यूटन को। कभी कभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो जिसे नहीं पता वो कंफ्यूज होते हैं, कौन है भाई नहीं है। तो न्यूटन को कहा जाता है। इन्होंने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो है वो किस में प्रतिपादित किया गया था, उसका पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया है। कब किया था, 1687 ईस्वी में। आगे देखें, न्यूटन का प्रथम गति नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में यानी रुका हुआ अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दे। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु रुका हुआ है, ये ऐसे अगर गाड़ी बनाए इसको, ये मान लीजिए गाड़ी है, ऐसे ये रुका हुआ है, तो तब तक ये रुका रहेगा जब तक इसके वर्तमान में इसको कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। या फिर ये एक समान सीधी चल रहा है तो तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें कोई बाह्य बल लगाकर उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो आप ऐसे वैन याद करके या किसी गाड़ी का चित्र याद करके या कुछ सामान को याद करके इसे आप याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है, तो प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। आगे है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकलती है या मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से। ठीक, आगे देखते हैं, बल की परिभाषा क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन, और इसका सीजीएस में क्या है, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। सीजीएस में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में, इसलिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं, जड़त्व के कुछ उदाहरण भी है। तो सबसे पहला देखें, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया होगा ट्रेन में, बस में। जब बस एकाएक चलना प्रारंभ करता है तो हम इसे पीछे की ओर झुकते हैं, और जब अचानक रुकती है तो आगे की ओर। या तीसरा देखिए, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। किस नियम के कारण है ये, तो प्रथम नियम के कारण। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग इक्वल टू क्या है, वेग इंटू द्रव्यमान। वेग का मात्रक क्या है आपको पहले हम बता चुके हैं, और द्रव्यमान का मीटर प्रति सेकंड। तो वेग क्या है, संवेग क्या है, ये सदिश राशि है, और इसका SI मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये शायद आप इसका डिफिनेशन याद रहे ना रहे, लेकिन आपको इसका कौन सी राशि है ये और इसका मात्रक क्या है, इसे याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। आगे देखते हैं,
न्यूटन का दूसरा गति नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आपसे जब मैं पूछता है कि जैसे न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो दूसरे, कभी कल पूछता है F बराबर क्या होता है, तो ma, तो इसे आप याद रख सकते हैं। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। अब देखते हैं आगे, इधर न्यूटन का तीसरा गति नियम, तीसरा ये रहा। इसे हम लोग कवर करते हैं। प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर चलाने वाले को पीछे को झटका लगता है। अगर आप बंदूक शायद रियल में छोड़े हो तो अच्छी बात नहीं, तो बचपन में तो सबको छोड़े होंगे, तो पीछे को जब उसको दबाते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। दूसरा देखिए, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है, किस कारण से, न्यूटन के तृतीय गति नियम कारण से। या रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम काम करता है, तो तीसरा। आगे देखते हैं हम लोग, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है ये, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर का बाद संवेग क्या होता है, बराबर होता है। अब बात आती है आवेग का। आवेग क्या होता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुना समय अंतराल और इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आवेग यह क्या है, एक सदिश राशि है। राशि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछने का चांस ज़्यादा है। आपसे संवेग, आवेग, इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस इसका राशि क्या है और ये किस प्रकार की राशि है और इसका मात्रक क्या है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड, तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। नेक्स्ट कर देखें, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। ये फैक्ट है कि किस बल के अभाव में कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, तो अभिकेंद्रीय बल। अब बात आती है, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, तो F बराबर mv²/r। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अब बात आती है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्व बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। आपसे पूछे कि अपकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है, तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा से विपरीत होती है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय सिद्धांत पे। और ये अपकेंद्रीय सिद्धांत कैसा होता है, ये अभिकेंद्रीय के विपरीत दिशा में। जब भी बात आए कपड़ा सुखाने की मशीन तो अपकेंद्रीय बल, और जब भी अपकेंद्रीय बल की बात आए तो कपड़ा सुखाने की मशीन आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया है नोट में,
वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, यानी अंदर की ओर क्रिया करती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात आती है बल आघूर्ण क्या होता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आपसे इतना आप टेंशन मत लीजिए कितने लंबा लंबा इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, कैसे याद होगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपसे एग्जाम में बल आघूर्ण का परिभाषा नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा कि बल आघूर्ण ये किस प्रकार की राशि है, तो ये सदिश राशि, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। बस आप 2-3 बार डिफिनेशन पढ़ लें, मगर जैसे आपसे कभी कभी इसमें ये पूछ सकता है कि बीच के लंबवत दूरी गुणनफल बराबर होती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे आप सदिश राशि और इसका मात्रक क्या होता है इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है सरल मशीन, सिंपल मशीन। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि सिंपल मशीन या सरल मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक वस्तु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनातल, स्क्रू, जैक। ठीक है, अब बात आती है उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी मजबूत छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समानतापूर्वक घूम सकती है, और ये 3 प्रकार के होते हैं: आलंब, अयास, भार। अब आलंब क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं, यानी चारों तरफ ये घूम सकती है। ठीक है, दूसरा है अयास। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे अयास कहते हैं। तीसरा, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है उत्तोलक के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब यानी F, अयास E तथा भार W के बीच होता है, यानी जो आलंब होता है और अयास होता है वो भार के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। जैसे कैंची, ये किस प्रकार का उदाहरण है? आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, कैंची ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? पिलास, सिलासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला या साइकिल का ब्रेक या हैंड पंप। ये किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ये कैसा है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आता है। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F व अयास E के बीच भार W होता है। आलंब और अयास के बीच क्या होता है? भार होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी। एक पहिए कूड़ा गाड़ी आप द्वितीय श्रेणी में रख सकते हैं, दूसरी श्रेणी में है। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको 2-3 बार आप देख लीजिए, सुन लीजिए, तो ये माइंड में सेव हो जाएगा। तीसरा देखिए, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब, भार बीच में और अयास होता है, यानी उत्तोलकों में आलंब, भार के बीच में अयास होता है। ठीक है, आलंब और अयास के बीच में भार होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है।
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, तो तृतीय श्रेणी, जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ। कुछ भी काम करते हैं आप तो एक बार में एक ही काम होगा। चिमटा, सिंपल तरीका देखें, अगर आप रोटी सेकते हैं तो एक बार में एक ही होगा, ना कि 2-3। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इस टाइप से एग्जांपल, जैसे रोटी सेकना या हाथ से कुछ काम करना, इस टाइप से एग्जांपल इसलिए लेते हैं ताकि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है तो आपका दिमाग टिक करे कि नहीं ये हाथ, चिमटा, रोटी आप पढ़े हैं तो आराम से वो फिर कवर हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुने और इन्जॉय करते हुए पढ़ें, उसमें क्या है, आराम से मस्त बिंदास होकर पढ़ें। आगे देखते हैं गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। अब इसे कितने प्रकार से हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं, तो 3 प्रकार से, अस्थायी, अस्थायी और उदासीन। अस्थायी में कैसे रखेंगे, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व की स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आ जाए तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। तीसरा है उदासीन। यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वह अपनी स्थिति में आ सकती है या स्थिति में आ जाती है, तो उसे उदासीन कहा जाता है। अब देखिए अस्थायी संतुलन की कुछ शर्तें हैं। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। जैसे पहला देखिए, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र कहाँ होना चाहिए, नीचे। दूसरा है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो इसका 2 ये अस्थायी संतुलन की शर्तें हो गया 2। और अगला जो हम लोग देखने वाले हैं, ये शायद इसका देखते हैं, शायद लंबा हो गया हो, 27 मिनट का हो गया है, तो आप इसमें एक ही चैप्टर को कवर करें। और अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, टाइम तो वैसे भी आराम से है ही आपके पास, तो एक साथ आप 3-4 कवर कर सकते हैं, या फिर आराम से एक देखिए, 2-4-5 मिनट ब्रेक लीजिए और इसे फिर अपने काम में लग जाइए। या फिर इससे संबंधित जितने सारे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे संबंधित एक आप प्ले लिस्ट में देखिएगा कि टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, उसमें से आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। तो जितने सारे हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं 2 चैप्टर, तो प्रत्येक चैप्टर से हम वहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और वो सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और वैसे क्वेश्चन भी है जो कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो उसे आप एक बार ज़रूर देखें। उसमें से सभी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं इसका 3रा चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।